तो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, आज मुस्कान के कहने पर दोबारा वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुस्कान जो है वो बनाई हुई वीडियो को रेगुलर सुनती है और उसको जितनी मैंने वीडियोस बनाई हैं सारे क्वेश्चंस लर्न हैं। तो आज हम संसाधनों का विकास करेंगे। विकास के स्तर के आधार पर मैंने तुम्हें 4 प्रकार बताए थे, जिनमें संभावी संसाधन था, ठीक है, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। इसको मैंने अच्छे से डिफाइन कर दिया था। आज संसाधनों का विकास कराएंगे। देखो बच्चों, स्टार्टिंग में इसकी हेडिंग क्या थी कि संसाधन, वो मैंने तुम्हें पहले से ऑलरेडी मैं इस कंसेप्ट को क्लियर कर चुकी हूँ। दोबारा एक बार मैं कर देती हूँ कि संसाधन होते क्या हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जिनका प्रयोग मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। अब संसाधनों का विकास देखो बच्चों, मनुष्य के जीवन जीने के लिए, उसके जीवन के यापन के लिए बहुत ही आवश्यक है संसाधन, और जीवन की जो गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। संसाधन क्या है? संसाधन हमारे को नेचर का एक गिफ्ट है, हमें फ्री फंड में ये संसाधन मिल रहा है। जल है, जल आप पेमेंट नहीं करते। आगे जल के ऊपर थोड़ा आएगा आपका, जल वाटर वॉर के बारे में डिस्क्रिप्शन आएगी, वो बाद में करेंगे। लेकिन फ़िलहाल है, जल है, एयर है, क्या तुम पेमेंट करते हो इसकी? नहीं करते, ये हमें फ्री में मिल रहे हैं। मनुष्य तो इसका अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है, मतलब ना, बिना सोचे समझे। मैं इसका तुम्हें एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। देखो बच्चों, जल जो है वो क्या है, लिमिटेड मात्रा में है। बारिश होती है, बारिश से परकोलेट होगा, कुछ वाटर है वो रिस रिस कर यानी परकोलेट होकर नीचे चला जाएगा। भाई नीचे कोई ये तो है नहीं कि समुंदर है वो निकालते रहो। ऊपर का पानी ही जब बारिश होती है उसका कुछ पानी परकोलेट होकर नीचे चला जाता है, कुछ फ्लो होकर नदियों में मिल जाता है। नदियों का अल्टीमेटली जाकर कहाँ मिलता है? समुंदर में मिलता है। और कुछ वाष्पीकरण होकर उड़ जाता है। बच्चों समझ में आया? जैसे बारिश होती है, ठीक है, बारिश का कुछ पानी जमीन में गिरेगा, वो रिस कर नीचे जाएगा, ठीक है। कुछ पानी फ्लो करेगा, रिवर में मिलेगा, रिवर अल्टीमेटली किस में? समुंदर में, यानी खारे पानी से मिल गया, वो अनयूजेबल जल है वाटर है, ठीक है। उसके पश्चात कुछ वाष्पीकरणों के। अब बात, मुद्दा यहाँ पे ये है कि जो जिस वाटर की हम बात कर रहे हैं, जो रिस कर नीचे गया, वो कौन सा पानी है? वो बारिश का ही पानी है। नीचे गया, बारिश जब होगी तब वो उसका कुछ स्मॉल क्वांटिटी, बहुत लिटिल क्वांटिटी में वो क्या होता है, रिस कर नीचे जाता है। ये प्रोसीजर चलता रहता है। कहते हैं जो झड़ लगता है ना, जो धीमी धीमी मंद मंद बारिश होती है, उससे वो ज़्यादा रिस कर पानी बहुत अच्छी होती है, वो अंडरग्राउंड वाटर के लिए। वो पानी नीचे जो रिस कर गया वो इकट्ठा हो गया, वो आप कोई कुआं, नलकूप, ट्यूबवेल इसके लिए यूज़ कर रहे हो, वो लिमिटेड सोर्स है। वो जो वाटर परकोलेट होके गया उसकी लिमिटेड क्वांटिटी है, और हम सब उसका अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। भाई देखो, मैं गांव की बात बताती हूँ। भैंस नहला रहे हैं, पाइप लेके नहला रहे हैं, कितना पानी? 2 बाल्टी से भी हो सकता है, वो 3 से भी हो सकता है। नहीं भाई, ये कहाँ से आएगा? ये कोई तो ऊपर कोई वो तो है नहीं देवता जो पानी, हाँ भाई पानी पानी समुंदर देवता है, पानी तो अपने आप बनता रहेगा। नहीं, वो लिमिटेड है, हम उसका अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। एक रियो कॉन्फ्रेंस में हुआ था, उसमें ये कहा था अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो वाटर वॉर होगा, वो वाटर के ऊपर होगा, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी ऐसी है जो फ्रेश वाटर है, जो पीने योग्य पानी है, वो पृथ्वी पर उपलब्ध है, और उसका हम अनुचित उपयोग कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। तो ये संसाधनों की बात है कि मनुष्य अपने तरीके से इतना लालची, इतना स्वार्थी हो गया है कि संसाधनों के बारे में सोचता ही नहीं है। कोई भी मनुष्य नहीं सोचता। आने वाली जनरेशन को तुम सबको सोचना चाहिए कि अगर एक एक बूंद बचाएंगे हम, तो भी हम बहुत ज़्यादा पानी बचा सकते हैं। तो ये संसाधन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कहीं पर अधिक मात्रा में है, कहीं पर कम मात्रा में, कहीं पर बिल्कुल भी नहीं है। अब जल की बात ले लो तुम, जल राजस्थान में बिल्कुल नहीं पाया जाता, बारिश नहीं होती। अरावली पर्वत जो है
अरेबियन अरब सागर से जो हमने 9th में पढ़ा था, अरब सागर से जो मानसून आती है वो समानांतर है उसके। अगर वो उसके समानांतर न होकर एक ऐसी साइड में होता कि जो अरेबियन मानसून से हवाएं आती और उससे टकराती तो ऊपर उठती, कंडेंसेशन होता और बारिश होती, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब ये जो है ये मैं किसका कि कहीं पर तो बहुत ज़्यादा, कहीं पर तो इतनी बारिश हो रही है। चेरापूंजी में तो एक दिन में बारिश होती है, राजस्थान में पूरा साल बारिश नहीं होती। ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। संसाधन कहीं पर अधिक है, कहीं पर कम है, कहीं पर बिल्कुल ही नहीं है। झारखंड में, राजस्थान में, सॉरी राजस्थान नहीं बेटा, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, ये बेल्ट ऐसी है, छोटा नागपुर पठार वाली, क्या ये इतनी मात्रा में खनिज पदार्थ मिलते हैं, लोहा, कोयला, ठीक है, मैग्नीज, और जो है पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर कोई मिनरल्स नहीं मिलते। तो इसका मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, उसके बाद और क्या है, जो मनुष्य इक्वली असमान रूप से वितरित है। मनुष्य इतना लालची हो गया, इसका अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है, और अंधाधुंध प्रयोग करने से अब इसकी जो परिस्थितियाँ है, मनुष्य ने एक संकट पैदा कर दिया। संकट पैदा क्या हो गया? ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? देखो, ये पृथ्वी को तुमने ग्लोब देखा है, गोल अर्थ है ना, वो 3 डायमेंशन है, तो वो पृथ्वी का सही रूप है ग्लोबल। उसको हम ग्लोब बोलेंगे ना, उस ग्लोब का वार्म क्या होता है? गर्म होना। देखो बच्चों, पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, पूरी पृथ्वी का। जैसे तुम्हारी बॉडी का होता है ना, हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम फ़ारेनहाइट में करें तो कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर इतना होता है। अगर हम 99 हो गए, अगर हम 100 हो जाते हैं तो हम क्या कहेंगे? अरे मैं तो गर्म चल रहा हूँ, बुखार हो रहा है ना, बुखार होने लगता है ना। तो ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी का एक औसत टेम्परेचर है, और वो कितना? 15 डिग्री सेल्सियस। और ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि इस तापमान का बढ़ना 15.1, 15.2, अगर ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ओके, इसे क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, कि तापमान बढ़ रहा है। अब तो कहेगा मैम तापमान बढ़ रहा है तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स है? देखो बच्चों, गंगा नदी सारा साल बहती है। क्यों बहती है? बारिश के समय तो बारिश का पानी मिल जाता है, लेकिन सर्दियों में भी बारिश का पानी मिल जाता है। कहाँ से मिल जाता है? पूरा साल तो बारिश नहीं होती। वो ग्लेशियर्स दो हैं, हिम नदियाँ हैं, वो पिघलती है, वो पानी आपको मिलता, गंगा नदी को मिलता रहता है। तो इस तरह से ग्लेशियर्स इतने हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग हुआ, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा मात्रा में होता है, तो वो ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर क्या होते हैं? बर्फ़ की नदी, वो मेल्ट होगी और सी लेवल बढ़ेगा। और जो सी लेवल बढ़ेगा तो जो छोटे छोटे द्वीप है, मालद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप है, ये डूब जाएंगे। और भाई ये तो डूबेंगे, कोस्टल एरिया डूबेंगे, और पृथ्वी सारी डूब जाएगी अगर ज़्यादा बढ़ गया तो टेम्परेचर। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग या अंधाधुंध प्रयोग के ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय ऊष्मन जिसे बोलते हैं, ओजोन परत का डिप्लीशन हो रहा है ना, पर्यावरण प्रदूषण, ये सारे के सारे जो अंधाधुंध संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करने के दुष्परिणाम है। ओके, और अब करेंगे सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या होता है बच्चों? ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, और एग्ज़ाम में आती है। और आज के समय की डिमांड है, नीड है कि वी शुड फॉलो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बिल्कुल पूरे विश्व को आप फॉलो करना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होता है ये सतत पोषणीय विकास? अब मैं इसको डिफाइन करूँगी। देखो बच्चों, ऐसा विकास, किसी भी संसाधनों का जो प्रयोग करें, हम इतने उचित ढंग से, इस विवेक से करें कि एक तो उससे पर्यावरण को हानि ना पहुंचे, इतनी मात्रा में करें। दूसरा, हमें ये अपने माइंड में ये रखना होगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। अब मैं इसको डिफाइन कैसे, एग्जाम में कैसे करोगे तुम, कैसे इसकी डेफिनेशन
कि भाई क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि संसाधनों का प्रयोग इस विवेक से और उचित ढंग से प्रयोग किया जाए कि वो पर्यावरण को भी हानि ना पहुँचे और आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रहे। पेट्रोल ले लो, अगर हम पेट्रोल का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा, पोल्यूशन होगा। पोल्यूशन होगा तो क्या होगा, एनवायरनमेंट पोल्यूट होगा। एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा जो स्मोक के पार्टिकल्स होंगे, मतलब वो ऐसा वातावरण पैदा हो जाएगा कि वो आपके लिए ही एक दुश्मन बन जाएगा। आप मास्क लगा के जाओगे कि भाई सांस अगर हम ब्रीथ करेंगे तो जो है इतना पोल्यूशन है वो हमारे अंदर जाएगा, कोई भी डिजीज़ हो सकती है, कैंसर जैसी डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, अगर हम उसको ज़्यादा यूज़ करें, अगर इस विवेक से करें, नहीं हमें बहुत ही उचित ढंग से संसाधनों का प्रयोग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉलो करना है, पर्सनल गाड़ी में नहीं जाना, अगर हम थोड़ी दूरी जाना है तो कोई बाइक या स्कूटी नहीं लेके जानी, पैदल ही जाना है, साइकिल का यूज करना है, तो इसका मतलब है आप कॉन्शियस है कि संसाधनों का इस ढंग से प्रयोग करना है कि भाई पेट्रोल आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा रहे और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। देखो कितने फायदे हो गए एक पैदल चलने से। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि संसाधनों का प्रयोग इस विवेक से उचित ढंग से प्रयोग किया जाए कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रहे और पर्यावरण को भी हानि ना पहुँचे। अगर पेट्रोल समाप्त हो गया तो आने वाली पीढ़ी तो किताबों में पढ़ेगी भाई हाँ उस समय में पेट्रोल मिलता था, और वो पीढ़ी जो गाड़ी वगैरह चलती थी ना हमारे पूर्वज, वो पेट्रोल से चलती थी। ठीक है, अब ये टॉपिक हो गया सतत पोषणीय विकास। अब करते हैं रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। ये सम्मेलन बहुत इम्पोर्टेंट है, 1992 में हुआ था। सबसे पहले रियो डी जेनेरो क्या है बच्चों, ब्राज़ील जो लैटिन अमेरिकन एक कंट्री है, ब्राज़ील, ठीक है, दक्षिण अमेरिका का एक देश है ब्राज़ील, इसकी कैपिटल ब्रासिलिया है और इसी का एक बहुत बड़ा सिटी है रियो डी जेनेरो। और 2016 में रियो डी जेनेरो में ओलंपिक्स भी हुए थे जिसे कहते हैं रियो 2016। तो वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस मतलब सम्मेलन हुआ विभिन्न देश के, जैसे भारत के, नेपाल के, ठीक है, श्रीलंका के, रशिया के, अमेरिका के, सबके रिप्रेजेंटेटिव्स आए और पहली बार उन्होंने कहा कि भाई बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो डे बाय डे डिक्रीज़ हो रही है, कम होती जा रही है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, पेड़ पौधे, जीव जंतु की विभिन्न जो वैरायटीज होती है उसे हम जैव विविधता, इंग्लिश में उसे हम बायोडाइवर्सिटी बोल देते हैं, वो कम हो रही है। तो उस विषय उससे रिगार्डिंग ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। कहाँ पे हुई थी, रियो डी जेनेरो। अब ये रियो डी जेनेरो कहाँ है, ब्राज़ील में हुई थी, ठीक है, ब्राज़ील में है, सॉरी।